ये लो कर। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसाइटिस के बारे में पढ़ा कि एसाइटिस के कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्लास को थोड़ा सा क्विकली रिवाइव कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट पे चलेंगे कि ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या करनी है, और उसके साथ साथ ये जो एसाइटिस होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। ये दो पार्ट अपने बचे हैं एसाइटिस के टॉपिक में। तो एसाइटिस को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले पढ़े हमने एसाइटिस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि जो पैथोलॉजिकल कलेक्शन होता है हमारे पेरिटोनियल फ्लूइड कैविटी पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो जो फ्लूइड कलेक्ट होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, मतलब कोई ना कोई डिसीज से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसको पैथोलॉजिकल कहा है। तो ये उसकी डेफिनेशन थी हमारे एसाइटिस की, जब हमारे पेरिटोनियल कैविटी में कभी ना कभी कोई पैथोलॉजी हुई और उसके बाद में कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ। नॉर्मली फ्लूइड नहीं रहता है, अगर वो कलेक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन करेगा, उसी को हम लोग एसाइटिस कहते हैं। उसके बाद में उसके टाइप्स पढ़े थे हमने, 3 टाइप्स देखे हमने, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में हमने देखा था कि जिसको कलेक्शन जो होता है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में वो 150 ml के लगभग होता है। ठीक है, और उसको डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, कुछ हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं, वो भी हमने देखे, जिसको कि हम लोग पडल साइंस कहते हैं, या फिर हम लोग रेडियोलॉजिकली भी इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो देखा हमने मॉडरेट एसाइटिस। मॉडरेट एसाइटिस में अगर हम लोग देखेंगे तो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक इसका कलेक्शन होता है। ठीक है, और उसके लिए भी हमने जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखा उसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल भी इसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। सीवियर टाइप में हमने देखा कि अगर 2 लीटर से ज्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग सीवियर टाइप ऑफ एसाइटिस कहते हैं, जिसमें कि हम लोग सस्पेक्ट तो ये करते हैं कि जो एसाइटिस है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, जैसे कि हमारा लिवर सिरोसिस होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स देखे थे हमने। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफाई हम लोगों को उसको जो फ्लूइड मिलता है उसका, जब हम लोग एसाइटिस टैप करते हैं तो 2 टाइप के फ्लूइड मिल सकते हैं, एक तो ट्रांजिडेट हो सकता है या फिर एक्सुडेट हो सकता है। ये 2 टाइप या फिर इसको क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। उसके कॉजेस अलग अलग थे, जैसे कि हमने ट्रांजिडेट के लिए क्या कॉजेस देखे थे। जब हम लोग ट्रांजिडेट देखते थे, ये मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि सीसीएफ होगा। ठीक है, उसके बाद में हाइपोप्रोटीनेमिया होता है, एनीमिया होता है, बेरी बेरी, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, उसके बाद में पोर्टल हाइपरटेंशन है, या फिर पॉलीसिरोसाइटिस है, जो कि एक ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये हमने कॉजेज देखे थे किसके, हमारे ट्रांजिडेट के। और ट्रांजिडेट किसको कहते हैं, जहां पर हम लोग अगर फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे तो उसमें प्रोटीन जो है 2.5 ग्राम से कम मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सुडेट देखा था हमने। एक्सुडेट का क्या क्लासिफिकेशन किए थे या फिर क्या कॉजेज देखे थे हमने, कि एक्सुडेट में जनरली एक्सुडेट कहते किसको है, जब हम लोग टैप करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग फ्लूइड का, तो हम लोगों को इसमें जो प्रोटीन कंटेंट मिलेगा वो 2.5 ग्राम से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके कॉजेज देखेंगे तो कॉजेज में क्या है, कुछ सिस्टेमिक डिसीज भी है, जैसे कि पेरिटोनियल डिसीज में देखेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस आता है। उसके बाद में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, ये इसका कॉज था, या फिर कोई न्यूओप्लाज्म है, उसकी वजह से भी यहाँ पर हम लोग एक्सुडेट टाइप ऑफ एसाइटिस देखते हैं। ठीक है, कोई कोलेजन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, या फिर इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। उसके बाद में हमने देखा था ग्रानुलोमेटस पेरिटोनाइटिस। ये कुछ कॉजेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, जो कि एक्सुडेट टाइप का यहाँ पर एसाइटिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में देखा था हमने, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है ग्रेजुअली। उसके बाद में जो शिफ्टिंग डलनेस होता है वो क्लिनिकल साइन होता है हमारे लिए मॉडरेट एसाइटिस में। ठीक है, उसके बाद में सीवियर एसाइटिस में हम लोगों को फ्लूइड थ्रिल मिलता है, ये पॉजिटिव होते हैं साइन जब हम लोगों को एसाइटिस सीवियर होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ साइंस के बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखे थे कि इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्नोसिस अगर हम लोग देखें तो क्लिनिकली भी हो जाता है कि एसाइटिस है, लेकिन अगर हम लोग इसको रेडियोलॉजिकली और फाइंडिंग करेंगे तो हम लोगों को हमारा डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है, या फिर उसके साथ कोई और पैथोलॉजी जो होगी वो भी इसके साथ हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड करना है, जिसमें हम लोग लीवर की कंडीशन देख सकते हैं कि लीवर में सिरोसिस हुआ है या कोई और पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, जैसे कि कोई स्प्लेनिक वेन होती है या फिर स्प्लेनिक आर्टरी होती है, इसमें कोई पैथोलॉजी हो गई है। ऐसे कुछ डिसीजेस है जिसकी वजह से एसाइटिस सेकेंडरीली हो सकता है, ये भी हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था एसाइटिस टैप। जो एसाइटिस टैप हम लोग करते हैं उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये जो टैप किया है हमने, मतलब एसाइटिक फ्लूइड जो आया है
वो कौन सी टाइप का है, उसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है नहीं है, ये सब इसका फ्लूइड का एनालिसिस करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो मेन पार्ट आता है, जैसे कि हमारा डायग्नोसिस हुआ, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हमने एसाइटिस का कर लिए, उसके बाद में रेडियोलॉजिकली हम लोग इसको कंफर्म कर लिए। अब लास्ट में बचता है हमारा पार्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट का। ठीक है, एसाइटिस कौन से भी टाइप का हो, हम लोगों को ट्रीटमेंट उसकी प्रॉपरली करनी चाहिए, क्योंकि एसाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, एक तो जनरली वो क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हुई होती है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जनरली जो एसाइटिस का कॉज होता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब जब हम लोग कॉज फाइंड आउट करेंगे तो पहला ट्रीटमेंट होता है हमारा कॉज को ट्रीट करना। ठीक है, तो कौन सा भी कॉज हो, जैसे कि हमने जैसे बताया कि अब यहाँ पे लिवर सिरोसिस है। अब लिवर सिरोसिस का मतलब क्या है कि जहां पर हमारे लीवर की कोई पैथोलॉजी हुई है, तो लिवर सिरोसिस को ज्यादातर हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकेंडरी एसाइटिस हुआ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें एल्बुमिन का यहाँ पर इंजेक्शन लगवा के उसका एसाइटिस टैपिंग करते हैं। ठीक है, जब एसाइटिस टैपिंग करेंगे तो एसाइटिस टैपिंग में दो टाइप के टैपिंग होते हैं, एक तो हमारा डायग्नोस्टिक होता है, दूसरा होता है थेरेपेटिक। अब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि मान लो ये जो एसाइटिस है उसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है, प्रोटीन कितने हैं, ये जो सारा एनालिसिस करते हैं हम लोग, ये जस्ट 20 ml फ्लूइड निकाल के इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एसाइटिस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, जैसे कि 2 लीटर से ऊपर है, मतलब सीवियर एसाइटिस है, तो ऐसे टाइप में हम लोगों को थेरेपेटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक, ये दोनों डायग्नोस्टिक यहाँ पर टैपिंग करना पड़ता है। तो हम लोग जब पहला डायग्नोसिस टैप करते हैं, डायग्नोस्टिक टैप के बाद में हम लोग इसको थेरेपेटिक टैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। थेरेपेटिक टैप में हम लोग 2 लीटर से ज्यादा भी फ्लूइड निकालते हैं, लेकिन ये फ्लूइड जो है हम लोगों को ग्रेजुअली निकालना है, धीरे धीरे निकालना है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग फ्लूइड एक ही टाइम पे बाहर निकालेंगे तो हाइपोवोलेमिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग जो एल्ब्यूमिन का सपोर्ट इसमें देते हैं वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लोग एसाइटिस टैप करते हैं हाइपोवोलेमिया होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एल्ब्यूमिन साथ में दे देते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन एल्ब्यूमिन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन जिसको आप कहते हैं हम लोग, ह्यूमन एल्ब्यूमिन का एक इंजेक्शन आता है, 20% में इसका एक इन्फ्यूजन आता है 100 ml का। ठीक है, तो ये हम लोग इसके साथ में दे देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा भी जैसे यहाँ पर इन्वॉल्व होती है वो भी यहाँ पर होता है। उसके बाद में जो वॉल्यूम है वो मेंटेन होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा इडेमा बढ़ता है वो भी यहाँ पर एल्ब्यूमिन की वजह से कम होता है। तो इसीलिए जब भी टैपिंग करो तो हम लोग एल्ब्यूमिन के साथ इसका टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो वही है जो कॉज हमने ट्रीट किया, पहले तो कॉज देखना है, उसके बाद में जो थेरेपेटिक टैप कहते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग ज्यादा ज्यादा 20 ml तक इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इसका ये डायग्नोस्टिक टैप है। थेरेपेटिक टैप के लिए हम लोग 2 लीटर से 5 लीटर तक, मतलब अप टू 5 लीटर ये हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसको ग्रेजुअली निकालना है विद इन 90 मिनट्स, मतलब 1-1.5 घंटे के लगभग हम लोग इसको टैप करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ शंट सर्जरीज होती है, जहाँ पर एक शंट लगाया जाता है, जहाँ से हमारा जो पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट हुआ है वो सीधा हमारे सुपीरियर वेना कैवा से हमारे राइट हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें एसाइटिक शंट सर्जरीज होती है, जहाँ पर पेरिटोनियो वेनस शंट कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, पेरिटोनियो वेनस शंट इसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर एक शंट डाला जाता है जिसमें हम लोग जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, ठीक है, पेरिटोनियल एसाइटिक जो फ्लूइड होता है, एसाइटिक फ्लूइड, इसको सीधे हम लोग सुपीरियर वेना कैवा में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और एक फ्लो होता है, 1 वे फ्लो होता है इसका, जो मतलब पेरिटोनियम जो होता है हमारा पेरिटोनियल कैविटी से लेके सुपीरियर वेना कैवा तक जो फ्लो होगा वो 1 वे फ्लो होगा। ठीक है, एक वॉल लगाया जाता है इसमें, तो वो 1 वे फ्लो होता है। ठीक है, मतलब ये रिवर्स फ्लो नहीं होगा हमारी पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो ये एक शंट लगाया जाता है, इसको हम लोग एसाइटिक शंट सर्जरी कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक दूसरी सर्जरी भी की जाती है टिप्स करके। ठीक है, ये भी एक शंट का टाइप है। टिप्स का फुल फॉर्म हमने जो इसोफेजियल वराइसिस पढ़े थे उसमें भी मैंने बताया था कि जो टिप सर्जरी होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन कम करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है हम लोग, इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट। ठीक है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट। ठीक है, नाम से इसको हमारे आइडिया आ जाती है कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं।
एक एक शंट का टाइप है, ठीक है। लास्ट में वर्ड आया शंट, तो इसका मतलब ये कोई शंट है, ठीक है, जहां से हम लोग एक जगह से ब्लड फ्लो जो होगा वो दूसरी जगह का यहाँ पर करेक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो असाइटिस होता है उसके कॉजेस में लीवर सिरोसिस भी एक कॉज है। अगर मान लो ये लीवर सिरोस है या सिरोसिस हुआ है इसका, ठीक है, इसमें जो वेन्यूल्स होंगे वो पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ से ब्लड फ्लो होना यहाँ पर काफी मुश्किल होता है। इसीलिए जो ब्लड फ्लो यहाँ से होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो पोर्टल वेन सप्लाई करते हैं हमारे लीवर के लिए, तो जो पोर्टल वेन का सप्लाई है डायरेक्ट यहाँ पर हिपैटिक वेन में हम लोग इसको शंट करते हैं, ठीक है। हिपैटिक वेन और पोर्टल वेन में ये शंट हम लोग जोड़ देते हैं ताकि जो पोर्टल वेनस का प्रेशर है वो यहाँ पर रिलीज हो जाए। क्योंकि लीवर से यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि ये लीवर सिरोसिस हो चुका है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से ब्लड सीधे हमारे हेपाटिक वेन में जाएगा और वो फिर हमारे आईवीसी में चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रेशर है यहाँ पे वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से असाइटिस भी डेवलप हो रहा था, तो वो भी असाइटिस भी यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। असाइटिस भी यहाँ पर कम हो जाता है। इसीलिए शंट सर्जरी में हम लोग दो जनरली सर्जरी शंट यूज करते हैं, एक तो टिप्स यूज करते हैं या फिर जो हमारा अभी जो बताया मैंने कि जो हमारे पेरिटोनियल कैविटी से लेके पेरिटोनियो वेनस शंट जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से पेरिटोनियल फ्लूइड हमारे सुपेरियर वेना कैवा में जाता है, ठीक है। ये दो शंट सर्जरीज हम लोग असाइटिस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग स्पाइरोलैक्टोन, ये जो हमारा डाययूरेटिक का टाइप है, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब स्पाइरोलैक्टोन जो यूज होता है, एक अल्डैक्टोन नाम का ब्रांड है, आपने कभी सुना भी होगा इसके बारे में। अल्डैक्टोन नाम का ब्रांड है। 50 mg में इसको हम लोग बीडी में यूज करते हैं अगर मॉडरेट टू सीवियर असाइटिस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारा दूसरा भी एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट हम लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा डाइट जहाँ पर सॉल्ट की कमी हो, ऐसा डाइट हम लोगों को पेशेंट में देना है ताकि जो वाटर रिटेंशन होने वाला है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग अल्डैक्टोन यूज करते हैं। अल्डैक्टोन यूज करने के साथ साथ हम लोग जो लूप डायरेटिक्स भी यूज करते हैं जिसमें हमारा फ्यूरोसेमाइड आता है, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड, इसका एक कॉम्बिनेशन आता है स्पाइरोनोलैक्टन प्लस फ्यूरोसेमाइड का, जिसमें फ्यूरोसेमाइड आता है 20 mg प्लस स्पाइरोनोलैक्टोन आता है 50 mg, ठीक है। तो ये भी टैबलेट यूज करते हैं, ये भी हम लोग बीडी डोज में इसको यूज कर सकते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन प्लस यहाँ पर फ्यूरोसेमाइड का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि एक ब्रांड आता है। यहाँ पर पहला जो ब्रांड देखा था हमने स्पाइरोनोलैक्टोन के लिए अल्डैक्टोन, तो दूसरा जो ब्रांड आता है इसका लैसिलैक्टोन करके आता है, ठीक है। लैसिलैक्टोन 50 mg में आता है, तो उसमें फ्यूरोसेमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन ये दोनों ड्रग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेटिक का टाइप हुआ, ये भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में साल्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट हम लोग यहाँ पर देते हैं। अगर ये पैथोलॉजी या फिर ये जो असाइटिस है लास्ट में किसी भी चीज की वजह से कम नहीं हो रहा है, अगर वो लीवर सिरोसिस की वजह से है, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन बचता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है। तो इसीलिए ये लास्ट ट्रीटमेंट है हमारी लीवर ट्रांसप्लांट की। ये हमारा असाइटिस का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट में असाइटिस की वजह जो असाइटिस की वजह है या फिर असाइटिस का कॉज जो है वो लीवर सिरोसिस है, ठीक है, लीवर सिरोसिस है, तो लीवर ट्रांसप्लांट इसमें एक हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो असाइटिस के यहाँ पर दिए हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पे क्या क्या आएगा। जैसे मान लो कोई असाइटिस है जो सीवियर असाइटिस है, ठीक है, जिसमें कि एब्डोमिनल की जो कैविटी है वो बहुत बड़ी डिस्टेंट हो चुकी है, तो ऐसे टाइप में होगा क्या कि जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं उसके लिए हमारा डायफ्राम जो है एडिक्वेटली यहाँ पर एक्सपांड होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली एक्सपांड नहीं होगा तो होगा क्या कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लंग पूरी तरह से एक्सपांड नहीं हो रहे। इसीलिए जब असाइटिस होता है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है, डायफ्राम पूरी तरह से यहाँ पर डाउनवर्ड में मतलब एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं आ सकता। इसीलिए होता क्या है कि जो लंग है वो पूरी तरह से एक्सपांड नहीं होते और इसीलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट होता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर एब्डोमिनल कैविटी में कोई प्रेशर बढ़ रहा है, हमने हर्निया के टाइप में देखा जो अम्बिलिकल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया मान लो या फिर कौन सी भी टाइप का हर्निया जो होता है
वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एब्डोमिनल कैविटी के जो मसल्स है वो मसल्स वीक होते हैं या फिर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बढ़ता है, तभी जाके हमारा हर्निया डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। तो होगा क्या कि प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरनल ऑर्गन को कहीं ना कहीं वीकनेस की जगह मिलती है, तो वहां से वो बाहर आएगा। तो सीधी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अम्बिलिकल हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब असाइटिस होता है। ठीक है, उसके बाद में इरोजन हो सकते हैं, अल्सरेशन हो सकता है, या फिर कहीं हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें से लीक भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन कॉम्प्लिकेशन है हमारे असाइटिस का, जहां पर अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए असाइटिस रहता है, तो ऐसे टाइप में होगा क्या कि ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज जो होते हैं वो यहाँ पर इन्वेड कर जाते हैं। इसीलिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है अगर वो असाइटिस के पेशेंट में हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेरिटोनियम की कैविटी कवरिंग होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट होता है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोगों को यहाँ पर जो WBC काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा मिलेगा। हमारे जो हम लोग फ्लूइड निकाल के जिसको एग्जामाइन कर रहे हैं असाइटिस टैप करके, डायग्नोस्टिस टैप करके, उसमें हम लोगों को WBC काउंट अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो हम लोग यहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये पेरिटोनियल जो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है उसकी कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन जनरली हम लोगों को मिलती है। कोई टाइप का हर्निया होगा, रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट होगी, या फिर स्पॉन्टेनियल बैक्टीरियस पेरिटोनाइटिस होगा। ठीक है, ये 3 कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को यहाँ पर असाइटिस के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा असाइटिस खत्म होता है। उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।